Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, as we discussed in our first lecture about geography and importance of geography, in second lecture scope and importance of geography, in third lecture we discussed the human economic activities. So today is our fourth lecture, and in this lecture we will start inshallah second chapter, fishing. So my dear student, first of all I will revise my previous lecture. In our previous lecture we discussed the human economic activities, and as you know we discussed in detail what do we mean about the human economic activities. If you remember, I highlight three basic points of definition, that is production, consumption and exchange of goods. 3 points I highlighted in the previous lecture. Production, consumption and exchange of goods are called human economic activities. So my dear students, I will recap my last lecture, human economic activities. In human economic activities we discuss there are 5 types of activities: primary, secondary, tertiary, quaternary and quinary. Primary activities which are belongs to basic, we can say harvest or extraction. In primary activity we discuss there are 4 types of primary activities: agriculture, fishing, forestry, mining. And further we discuss there are 2 types of agriculture, farming and herding. And further we discuss there are 2 types of farming and herding, commercial and subsistence. तो जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाए वो सबसिस्टेंस मैंने बताया था, और जो फॉर द सेक ऑफ मनी किया जाए तो वो मैंने आपको बताया था कि वो कमर्शियल हेडिंग या कमर्शियल फार्मिंग कहलाता है. और ये फ़िशिंग में भी ये 2 हेडिंग आई थी. तीसरा पॉइंट जो फिशिंग था उसमें भी हमने सबसिस्टेंस और कमर्शियल को डिस्कस किया था, जबकि फॉरेस्ट्री और माइनिंग की फर्दर कोई हेडिंग हमने नहीं पढ़ी थी. तो उन्हीं पॉइंट्स को फ़ौरन से जल्दी से रिवाइज़ किया जाता है कि सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो प्राइमरी में आते हैं, फिर सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन आता है, टर्शरी में रिटेल, होलसेल ट्रेड और जो पर्सनल प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, सर्विस सेक्टर सारा टर्शरी में आता है. क्वार्टनरी में वाइट कॉलर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है वो क्वार्टनरी में आती है, जिसमें इंफॉर्मेशन है, रिसर्च है, मैनेजमेंट है. और क्वाइनरी में एग्जेक्टिव डिसीजन मेकर्स, सारे के सारे जो हाई लेवल डिसीजन मेकर्स हैं वो क्वाइनरी में आते हैं. और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन 2 बेसिक थिंग्स हैं, और ये इन सारे के सारे जो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके दरमियान इंटरलिंक है. तो इनके जब हम पॉइंट्स को हम देखते हैं तो ये सारे के सारे, ये देखें जिसको मैंने रेड डॉट किया हुआ है, ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इन सब के साथ इंटरलिंक है, ये किसी एक एक्टिविटी से इसका ताल्लुक नहीं है. तो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ फिशिंग, चैप्टर नंबर 2. As we discussed in first chapter, fishing is the primary activity. So my dear students, one thing you should confirm that the definition is very simple. We discussed in our previous lecture, the act of fish catching from ocean, rivers and ponds is called fishing. कि हम जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो समुंदर से, दरिया से या किसी भी पानी जो है उससे जो मछलियाँ पकड़ने का जो एक तरीका है उसको हम बोलते हैं कि ये फ़िशिंग है. और उर्दू में से बेटा बोला जाता है माहीगीरी. उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को नोट कर लें कि इसको उर्दू में माहीगीरी बोला जाता है. और एक बात जो इसकी मैं इंट्रोडक्शन में मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में ये बड़ा अहम पॉइंट है, और जो अहम पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में पास्ट पेपर से भरा हुआ है. तो पूरी दुनिया में कहते हैं जी 40,000 स्पीशीज़ फ़िश की अवेलेबल हैं. 40,000, 40,000 इकसाम मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसमें से 25,000 समुंदर में और 15,000 जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर अवेलेबल हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं. तो एक बात तो आप ये क्लियर कर लें, एक बात आप समझ लें
बड़ी तफसील से कि ये जो डिफरेंट हैं ये सारी ईडेबल नहीं है, ये सारी खाई नहीं जा सकती। तो टोटल स्पीशीज़ पूछा जाए जी 40%। ऑशंस में कितने हैं जी 40,000 टोटल हैं, और ऑशंस में 25,000 और फ्रेश वाटर में 15,000 डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि टाइप्स ऑफ फ़िश जो हैं, ये मैं स्पीशीज़ की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया गया है फ़िश को। जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि प्राइमरी एक्टिविटी में यही आते हैं, इसे इसमें भी कर दिया गया। तो देयर आर 4 टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आया हुआ है, बार बार आया हुआ है, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिशिंग। ये MCQs में आया कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फिशिंग, देयर आर 4 टाइप। और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आया कि गिव एग्जाम्पल ऑफ प्लेजिक फिश, गिव एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर फिश, या यूँ आ जाता है जी ट्राउट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ फिश। तो इस तरह ये डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट हमारे पास आता है कि प्लेजिक फ़िश। सबसे पहले जो हमारे पास है प्लेजिक फ़िश है, और प्लेजिक फ़िश के बारे में एक बात आपने क्लियर कर लेनी है, ये शैलो वाटर फिश भी कहलाती है, ये अपर सरफेस पे होती है। अगर आप उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट जब बुक खोलेंगे तो लिखा हुआ जी कम गहरे पानी की मछली। प्लेजिक फ़िश की डेफिनेशन क्या लिखी हुई, कम गहरे पानी की मछली, ये ऊपर रहती है, सरफेस पे रहती है, और सीजनल चेंज पे डेफिनेटली इसको अपनी जगह चेंज कर लेती है। तो इसमें जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें हमारे पास ट्यूना और हेरिंग फ़िश जो है वो इसकी नुमाया इसमें जो है वो इकसाम है इसकी। दूसरी है जी डमर्सल। डिमर्सल फ़िश जो है ये हमेशा समुंदर की तह में रहती है, डीप सी फ़िश कहलाती है। ये याद कर लें इसको कि डमर्सल जो है वो डीप सी फ़िश कहलाती है, ये समुंदर की तह में सफ़र कर रही होती है, और अक्सर अगर इसमें कहा जाए कि ये 200 मीटर से लेकर 600 मीटर की गहराई तक ये जो है मछली पाई जाती है। तो इसकी जो मेन जो एग्जांपल्स हैं वो कॉड और हेडहुक है, हेडहुक और कॉड, ये 2 इसकी मेजर टाइप्स हैं। उसके बाद है जी एनाडर्मोस। एनाडर्मोस के अंदर याद रखें कि ये फ्रेश वाटर में रहती है, ये फ्रेश वाटर की ही टाइप की कहलाती है और फ्रेश वाटर में ज़्यादा पाई जाती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसकी जो सबसे इसमें मशहूर जो मछली है वो सालमन है। 4 टाइप जो है उसका नाम ही फ्रेश वाटर फ़िश है। फ्रेश वाटर फ़िश से तो हम पाकिस्तानी बाखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद यही मछलियाँ हैं। ट्राउट एंड राव फ़िश आपको पता है कि पाकिस्तान में आम यूज़ की जाती है। ट्राउट फ़िश जो है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं, जो ठंडा पानी होता है, बहुत ठंडा पानी होता है, अगर आप ये नॉर्दर्न एरिया में सवात वगैरह और ये नारान के एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ट्राउट फ़िश आपको नज़र आती है। इसकी खासियत क्या है, इसका टेस्ट डिलीशियस फ़िश है, और सेकंड ये जिस तरफ से पानी बह रहा होता है ये उस तरफ उल्टी तरफ ये सफ़र कर रही होती है। तो जो फ्रेश वाटर में, जो कि दरियाओं में, नदी जो हमारी जो नदी नाले हैं इनमें जो पाई जाती है उसे बोलते हैं फ्रेश वाटर फ़िश, उसको बोला जाता है। बड़ा बेसिक सवाल पेपर में बार बार आया हुआ है कि जी प्लैंकटन क्या है, डिफाइन प्लैंकटन। तो या ये भी पूछ सकता है कि बेसिक फूड ऑफ फिश क्या है। तो फिश का जो बेसिक फूड है वो प्लैंकटन है। प्लैंकटन होता क्या है, प्लैंकटन स्मॉल प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि स्विमिंग एंड ड्रिफ्टिंग कर रहे होते हैं सरफेस ऑफ सी। द डेफिनेशन ऑफ प्लैंकटन इज द स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स स्विमिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ सी, जो कि समुद्र के ऊपर छोटे छोटे जो है, ये मैंने उनकी जो अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं तो ये छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह के जो हशरात हैं, जो एनिमल्स, इंसेक्ट्स हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, तो फ़िश इनको खा रही होती है। तो ये बेसिक फूड पेपर में पूछता है जी कि बेसिक फूड फॉर फिश क्या है। तो बेसिक फूड फॉर फिश वो प्लैंकटन ही है। हाँ, जो हम फार्मिंग करते हैं, फ़िश फार्मिंग करते हैं, उसमें हम डिफरेंट फीड्स यूज़ करते हैं, लेकिन जो समुंदर के अंदर और ये बड़े दरियाओं के अंदर जो फ़िश पाई जाती है उसका बेसिक फूड क्या है, वो प्लैंकटन ही है। तो पेपर में ये बार बार पूछा हुआ है प्लैंकटन की डेफिनेशन, प्लैंकटन की बेसिक फूड फॉर फिश क्या है। तो ये आपने जो है इस पॉइंट को आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि दोबारा ये आपके जहन से निकलना ही ना, ये हमेशा आपके जहन में रहे।
तो टाइप्स ऑफ प्लांक्टन क्या है, तो दो टाइप्स हैं, जू प्लांक्टन, फाइटोप्लांक्टन। जू प्लांक्टन जो एनिमल्स फिश खा रही होती है उसे जू प्लांक्टन कहते हैं, और फाइटोप्लांक्टन जो है वो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे। ये अगर आप जो नीचे मैंने एक डायग्राम ऐड की है तो उसमें कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जू प्लांक्टन क्या है, ठीक है। इनके नाम याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जू प्लांक्टन की नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पेपर में या पास पेपर हिस्ट्री में इसके बाद से कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता टाइप्स ऑफ प्लांक्टन जो है वो हमारे कोर्स में भी है और ये पेपर में पूछता भी है, और ये पूछा जाता है जू प्लांक्टन क्या होता है, तो एनिमल्स को जू प्लांक्टन कहते हैं, फाइटोप्लांक्टन प्लांट्स को कहते हैं। सो क्वेश्चन है कि फ़िशिंग के ऊपर नोट लिखे, या क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय फिशिंग, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड नॉन फिजिकल फैक्टर, या यूँ भी कह सकते हैं एक्सप्लेन द सूटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। तो तीन तरह के फैक्टर आपने याद रखने हैं, या फैक्टर फिजिकल होंगे या नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल का दूसरा नाम है इकोनॉमिक भी कहते हैं इन्हें, और तीसरी जो हमारे पास टाइप आती है वो है पॉलिटिकल। तो ये तीन तरह के हमारे पास जो हैं वो फैक्टर्स हैं जिनको हमने आज डिस्कस भी करना है। कि एक चीज़ याद रखनी है जी, पहले हम डिस्कस करते हैं जी फिज़िकल फैक्टर्स को। तो फिज़िकल फैक्टर्स के जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट हमारे पास है जी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ये अबंडेंट सप्लाई ऑफ प्लांक्टन प्रोवाइड करते हैं, तो ये फिज़िकली जो है वो फ़िशिंग के लिए बहुत सूटेबल है। दूसरा जो पॉइंट है फ़िशिंग के लिए सूटेबल है वो है जी ब्रोकन कोस्टल लाइंस। अच्छा, जो ब्रोकन कोस्टल लाइंस हैं इट हेल्प्स इन ब्रीडिंग एंड हैचिंग ऑफ फिश, सिंपल बिकॉज काम वाटर इज़ हेल्पफुल फॉर नरिशमेंट ऑफ फिश। चाइना और रशिया इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं जहाँ पे ब्रोकन कोस्टल लाइंस अवेलेबल हैं। उसके बाद है जी टर्बुलेंट सी वाटर। टर्बुलेंट सी वाटर वो भी फ़िशिंग की ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि जब अबंडेंट एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट अवेलेबल होगी तो उससे क्या होगा जी, फ़िश की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करेगी, फ़िश ज़्यादा होगी। फिर जो सीजनल माइग्रेशन जो फ़िश करती है वो भी जब ये अवेलेबल होगी तो उसके लिए भी ये सूटेबल रहेगा। दैन जी ओशन करंट एक आपके पास फिज़िकल फैक्टर है जो फ़िशिंग के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि ग्रोथ जो फ़िशिंग की इस पर डिपेंड करती है। तो ह्यूज मैसेज अंडर द सर्फेस ऑफ वाटर आर नोन एज ओशन करंट्स। Moves with the rotation of earth. Different types of ocean currents regularly travel clockwise in northern hemisphere while anti-clockwise in southern hemisphere। ये पॉइंट याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज ये घूम रहा होता है और साउथर्न में एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा होता है। तो इसमें हमारे पास पॉइंट क्या बनता है कि जहाँ पे ये सिंपल यूँ भी कहा जाता है, जहाँ पे जो ओशन करंट से कहते हैं जहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी आपस में मिक्स होते हैं, तो ये भी बहुत सूटेबल है फ़िशिंग के लिए जी। और आगे जैसे हमने पढ़ा जी प्लांक्टन तो बेसिक फूड है फ़िश का, तो इसलिए ये तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर फ़िश के लिए बेसिक फूड नहीं होगा तो फ़िशिंग की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो प्लांक्टन फिज़िकल फैक्टर में क्लाइमेट बड़ा मैटर करता है फ़िशिंग के लिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि फ़िश के बारे में आपको पता है। एक चीज़ आपने देखनी है कि जो कोल्ड क्लाइमेट है वो फ़िशिंग एक्टिविटीज़ की डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदेमंद है। जितना कोल्ड आपका क्लाइमेट होगा, फ़िश की जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, उसको प्रिजर्व करना भी ईजी होता है। अगर आपका कोल्ड है तो उसमें उसको प्रिजर्व करना भी बहुत ईजी होता है। तो नेक्स्ट जो फिज़िकल फैक्टर है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बड़ा मैटर करता है, बिकॉज कि फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं कोस्टल एरियाज़ में, और ना सिर्फ ये जो है वो वी कैन से डैट द कोस्टल एरियाज नॉट ओनली फॉर फिश फूड बट आल्सो फॉर फिशिंग टूल्स, फिशिंग नेट, शिप्स, बोट्स। आपको कश्तियाँ बनानी है, शिप बनाना है, जो फिशिंग नेट है बनाना है, तो उसके लिए भी आपको जो है वो फॉरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो द लास्ट पॉइंट फ्रॉम फिज़िकल फैक्टर्स इज़ डेप्थ ऑफ वाटर। पानी की गहराई बड़ा मैटर करती है। अब हमने अभी टाइप्स ऑफ फिश जो मैंने आपको पढ़ाई उसमें मैंने कहा जी कुछ मछलियाँ बिल्कुल सरफेस पे सफ़र करती हैं, कुछ दरमियान में रहती हैं, मतलब, और कुछ जो है वो बॉटम में, मतलब गहरे पानी की मछली, कम गहरे पानी की मछली, और जो समुद्र की तह की मछली है, और ताज़ा पानी की मछली हैं। ये चार टाइप्स हमने पढ़ी। तो द डेप्थ ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिशिंग इंडस्ट्री। शैलो वाटर इज़ मोर सूटेबल एंड 99% फिश ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉट फ्रॉम शैलो वाटर।
विच इज़ मोर सूटेबल फॉर फिशिंग ग्रोथ। तो इसलिए फिशिंग ग्रोथ के लिए जो पानी की जो गहराई है वो बड़ा मैटर करती है कि कितने गहराई में फिशिंग आसानी से की जा सकती है। तो ये थे जी फिजिकल फैक्टर्स हमारे पास, जिनमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, ब्रोकन कोस्टल लाइंस, टर्बुलेंट सी वाटर, ओशन करंट्स, प्लैंकटन, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, डेप्थ ऑफ वाटर। सेकंड जो हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं, डेट इज़ नॉन फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखें, दुनिया में कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो जो बेसिक नीड, आपने ये कॉमर्स में भी ये पढ़ा हुआ है और अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है, कोई भी बिज़नेस, कोई भी कारोबार, किसी तरह की भी इकोनॉमिक सरगर्मी जो आपने ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको सरमाया चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। तो जो पहला इकोनॉमिक फैक्टर आपके पास है, जिसे नॉन फिजिकल भी कह सकते हैं, वो है जी पैसा, कैपिटल। कैपिटल होगा तो डेफिनेटली आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, लेबर भी अच्छी आप ले सकते हैं, प्रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कैपिटल इज़ अ बेसिक। चीप लेबर, डेफिनेटली जब आपने फ़िशिंग करनी है तो लेबर आपको पता होना चाहिए कि लेबर बड़ा मैटर करती है। और अगर एक तो होता है जी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी देखना आपने, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर तो है, लेकिन क्या उस लेबर सस्ती उस इलाके में है? तो इसलिए फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए क्या है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए उसको चाहिए कि जो लेबर है वो उसे चीप मिले, चीप लेबर होनी चाहिए। फिर लेबर सिर्फ चीप नहीं होनी चाहिए, सस्ती नहीं होनी चाहिए, साथ ट्रेंड भी होनी चाहिए। लेबर जो है वो ट्रेंड भी होनी चाहिए और चीप भी होनी चाहिए। जब लेबर ट्रेंड है, चीप है, सस्ती है, तो जो आगे आपको जो इकोनॉमिक फैक्टर जो रिक्वायर्ड है अच्छी फ़िशिंग के लिए या ग्रोथ ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री के लिए, वो स्टूडेंट्स आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट्स चाहिए। फ़िश कैचिंग आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, इसकी प्रिजर्वेशन आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, इसकी ग्रोथ, इसकी फीड लेटेस्ट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आप यूज़ कर रहे हो, मॉडर्न टूल्स यूज़ कर रहे हो, तो तब जाके आपकी जो है ये फ़िशिंग इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ करती है। जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपके पास जो पोर्ट है वो लेटेस्ट पोर्ट होनी चाहिए, बिकॉज पोर्ट्स आर आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। सो वी कैन से डैट सोर्स और रॉ मटेरियल कुड ईजिली एक्सेस टू द मार्केट और कंज्यूमर। जब आपने फ़िश कैचिंग कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, तो उसको ईजिली आप जो है वो कंज्यूमर्स तक बेच सकें। फिर हाँ, पोर्ट्स के साथ साथ डेफिनेटली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मैटर करता है जी। आप फ़िशिंग के हवाले से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसको प्रिजर्व करना पड़ता है और इसके लिए कोल्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, लेकिन प्रिजर्व करके आपने जब इसको मार्केट्स में बेचना है तो आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मार्केटिंग करनी आपने डेफिनेटली इसका एक पार्ट है कि आपकी जो मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग जब आप करेंगे तो आपने फ़िशिंग इंडस्ट्री, मार्केटिंग किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह जो है वो फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए भी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका मॉडर्न प्रिजर्वेटरी सिस्टम होना चाहिए। फ़िश पकड़ लेना एक मैटर करता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है उसको आप सेव करके फ्रेश उसको अच्छी हालत में आप मार्केट में कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आपके पास जो प्रिजर्वेटरी सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर आपके पास मॉडर्न होने चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट्स आपकी होनी चाहिए जिन पे आप इजीली, या डिस्प्ले सेंटर हों या इजीली जहाँ पे आप अपनी फ़िश को सेल कर सकते हो, तो वो आपके करीब होने चाहिए। बेसिकली ये तो बात क्लियर है कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी काम है, तो मार्केट जो है, अगर नियरेस्ट मार्केट है तो प्ले वाइटल रोल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री। देन आपने एक और बात भी याद रखनी है कि डिमांड ऑफ कस्टमर बड़ा मैटर करता है। जिस एरिया में जितनी डिमांड होगी उस एरिया में उतने ही ज़्यादा आपके डेफिनेटली फ़िशिंग इंडस्ट्री ग्रोथ होगी। और ज़्यादातर फ़िश की जो डिमांड है वो कोल्ड एरियाज़ में होती है, हॉट एरिया में फ़िश की डिमांड कम है। क्यों? उसकी रीज़न है प्रोटीन है। इंशाल्लाह कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं उसे। फिर इकोनॉमिक फैक्टर क्या है कि जब फ़िशिंग इंडस्ट्री की आप ग्रोथ करेंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो आपकी जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली आपकी कंट्री की जो है वो ग्रोथ होगी। तो पूरी दुनिया में जो फ़िश है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो आपके डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा फ़िश को कंज्यूम करते हैं और ये आसानी से हंट भी की जा सकती है, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा हैं।
लास्ट जो फिजिकल फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये बात आपने उसको अच्छी तरह से समझ लेना है कि किसी भी इंडस्ट्री में, वो फिशिंग हो, वो फार्मिंग हो, वो हर्डिंग हो, वो बैंकिंग हो, वो कोई भी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो डेफिनेटली आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो दूसरे मुल्कों से लोग आपके कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, वो नहीं आता। जैसे आपने अक्सर सुना होगा जी, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, स्टॉक मार्केट, वो क्या करते हैं, जो दूसरे लोगों ने जो कंट्री से जो पैसा लगाया होता है वो निकाल लेते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपकी जो मतलब जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, जो पॉलिसीज़ हैं, वो प्रॉपर बनी हो, एफिशिएंट तौर पे उनको जो है वो जब हम यूज़ कर रहे होंगे उन पॉलिसीज़ को, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी एट लार्ज स्केल। गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही हो, बड़ा ही कंपल्सरी एलिमेंट है फिशिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट उसमें आपको क्या जो है वो कोई ड्यूटी वगैरह जो है, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि जो टैक्स आपको टैक्स वगैरह हैं, टैक्स रिलीफ है, ठीक है, या आपको जो है वो पोर्ट्स वगैरह या कम्युनिकेशन या जो जितने भी हैं ये सारी, या जो इसके आप कह सकते हैं कि टूल्स हैं फिशिंग के, वो आपको सस्ते हों, उनके ऊपर ड्यूटीज़ ना लगी हों। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो वो आपको उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ या एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे ना करने पड़े। तो तीसरा जो पॉइंट है टैक्स रिलैक्सेशन, फिशिंग इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स जो है वो गवर्नमेंट रिलैक्स करे, इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज टैक्स रिलैक्सेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू प्रमोट द फिशिंग इंडस्ट्री। हम कह सकते हैं कि अगर आप टैक्स नहीं लेते हैं और इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं तो ये फ्यूचर में जाके आपको जो है वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइस स्टेबिलिटी करे। गवर्नमेंट का काम है ये कि जो आपकी आर्बिट्रेशन है उसको कंट्रोल किया जाए, एक मार्केट में ज़्यादा जो है वो महंगी फ़िश और एक में सस्ती, ऐसे जाए, मतलब एक दरमियानी रास्ता अख्तियार करके गवर्नमेंट के इसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए। क्योंकि जब किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगी तो जो फिशरमैन है वो सेटिस्फाई रहेगा और वो लार्ज स्केल के ऊपर इसको जो है वो और लॉन्ग टर्म इस बिज़नेस को कंटिन्यू करेगा। गवर्नमेंट लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करे। Mostly fishermen are not self-sufficient, so availability of easy loan must work. They purchase easy accessories for fishing to promote the industry. They can avail every latest technology or techniques if they got tax interest-free loan from government. These are the basically 5 factors are related to the political factors. One, the political stability, government incentives, tax relaxation, price stability, and loan facilities. अगर गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कर देती है फ़िशिंग इंडस्ट्री के हवाले से तो डेफिनेटली फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। और ये फ़िशिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िश हैं और जो फ़िश एरिया टू एरिया जो है वो इनका टेस्ट और एरिया टू एरिया इनकी जो डिमांड है वो डिफरेंट है। सो स्टूडेंट्स, अगर इस सारे लेक्चर को देखा जाए तो फ़िशिंग के हवाले से हम ईज़िली आप लोग इससे हैं, क्योंकि पिछले कोई 10 सालों में पाकिस्तान के अंदर भी फ़िशिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत प्रमोट हुई है। डिफरेंट फ़िश फार्म्स को इस्टेब्लिश किया गया है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। सिर्फ जो है वो डैम्स और सिर्फ जो है वो ओशंस के ऊपर जो है वो फ़िशिंग नहीं हो रही, बल्कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट डैम्स के वाले से गवर्नमेंट ने पब्लिक की हेल्प की है, कि उनको फंडिंग की है, उनको टैक्स फ्री इंटरेस्ट फ्री उनको लोन दिए हैं, उनको टैक्स फ्री करार दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री जो है वो ये ग्रो कर रही है। तो कंक्लूड करता हूँ जी, प्राइमरी एक्टिविटी है फ़िशिंग इज़ बिलोंग्स टू द प्राइमरी एक्टिविटी। हमने पढ़ा था कि प्राइमरी एक्टिविटी में 4 पॉइंट पढ़े थे, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग और फॉरेस्ट्री, ये 4 पॉइंट पढ़े थे। तो उसमें फ़िशिंग क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, एग्जाम में पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में। फिर याद रखिएगा कि फ़िशिंग मैंने शुरू में कहा जी कोल्ड एरिया में ज़्यादा है, क्योंकि हमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत प्रोटीन प्रोवाइड करती है फ़िशिंग। फ़िश जो है चीप सोर्स है प्रोटीन का, विटामिन का और मिनरल्स का। तो टोटल जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड की जाती है वो 7% जो है वो 7% से ज़्यादा तकरीबन जो है वो 7.5 या 7.4% है। तो वो हमें कहाँ किससे मिलती है, वो हमें
फ़िश से मिलती है। तो इस लिहाज से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि दुनिया में कौन कौन से फ़िशिंग ग्राउंड्स हैं, कहाँ कहाँ फ़िशिंग की जाती है और उन फ़िशिंग ग्राउंड से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उनमें। ठीक है, फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि जो फ़िशिंग है उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि दुनिया में 40,000 जो है वो स्पीशीज़ फ़िश की हैं, जिनमें से 25,000 ओशंस में पाई जाती है और 15,000 फ्रेश वाटर जो है उसमें उसकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। उनमें से एडिबल की 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी, तो वो चारों टाइप्स हमने डिफरेंट डिस्कस की। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसकी पास्ट पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, तो वो पहले 2 चैप्टर में से टोटल जो उसमें आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो 9 में से 5 एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पहले 2 चैप्टर में से आते हैं। डियर स्टूडेंट, इस पे आप इसको वही रिक्वेस्ट आपसे जो लास्ट लेक्चर में की थी कि कोई भी लेक्चर सुनने से पहले उसको ज़रा बुक से एक दफ़ा रीड कर लिया करें, ताकि लेक्चर सुनते हुए चीज़ें आपके माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाएं। थैंक यू सो मच।